किससे पूछूं भला बुरा क्या है, जिंदगी तेरा फलसफा क्या है, यूं ही तो करती नहीं इबादत में, जानती हूं मगर खुदा क्या है। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि इस सफर में मुझे मिला क्या है, नींद को भी खबर नहीं रेनू, मेरे ख्वाबों की इंतहा क्या है। तो अपने इन शब्दों के साथ, जो कि एक मशहूर कलमकार जिसका जन्म 12 जुलाई 1974 को राजस्थान में हुआ, जिसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सीमा सुरक्षा विद्यालय गंगानगर और केंद्रीय विद्यालय अनवर से प्राप्त की। उनके जो आज जीडी बख्शी कॉलेज अलवर में एक अध्यापिका हैं, जो साइंस की टीचर हैं जोधपुर में। 1996 में उद्घोषक के रूप में नागौर रेडियो स्टेशन से 1 वर्ष महिलाओं व बच्चों के कार्यक्रमों का प्रसारण सरलतापूर्वक किया उन्होंने। कैफियत नाम से उनकी एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, जो आप सभी दर्शकों को रेखता पर मिल जाएगी पढ़ने के लिए, खरीद भी सकते हैं आप। वो पाने के लिए आप इस वीडियो के मैसेज में भी रिप्लाई करके उसका एड्रेस और खरीदने का तरीका पूछ सकते हैं। और कैफियत नाम से ही लगभग 6 गजलों का एक म्यूजिक एल्बम जिनके माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। आज वे एक मशहूर शायरा, गजलकारा और लेखिका रेणु वर्मा जी हम लोगों के बीच उपस्थित है। नमस्कार, स्वागत है महोदय आपका। तो सबसे पहले जो आपका परिचय है उसी से मैं शुरुआत करता हूं कि आपने सीमा सुरक्षा बल विद्यालय जो था, सीमा सुरक्षा बल का, उसमें अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। आपको आपके जीवन में एक देशभक्ति को जन्म देने वाला, एक सुरक्षा को विकसित करने वाले विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा लेने के कारण आप अपने जीवन में औरों से क्या बदलाव देखती हैं? सबसे पहली चीज तो जो घर होता है वो सबसे प्रथम पाठशाला जिसको माना जाता है। मेरे पिताजी नेवी में पहले कार्य करते थे और वहीं से ही आप जो मेरी प्री स्कूलिंग जो हुई है वो नेवल स्कूल जो है मुंबई का, वहां पर हुई है क्योंकि मेरे डैडी वहीं काम करते थे। तो पहले मैं वहां थी और वहां से जब गंगानगर मेरे होम टाउन में मैं आई तो वहां पर बीएसएफ स्कूल जो है, आपने बताया सीमा सुरक्षा बल विद्यालय श्री गंगानगर, वहां पर मेरा एडमिशन हुआ। और फिर क्योंकि घर में पैदा हुई हूँ तब से ही घर में मैंने ये माहौल देखा कि मेरे पिताजी को मैंने शुरू से देखा एकदम यूनिफॉर्म पहनकर जाना और टाइम से काम करना, एक अनुशासन में रहना, सच बोलना और डिसिप्लिन घर के अंदर। तो ये सब कुछ मैंने आँख खोलते ही मैंने ये सब कुछ देखा। वैसा ही मुझे विद्यालय भी मिला। विद्यालय में भी मेरे जितने भी टीचर्स थे, क्योंकि बीएसएफ स्कूल था तो उसका एक असर आया और बिल्कुल मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरी पढ़ाई में, मेरे नेचर के बिल्डअप में ये चीज़ आई कि मुझे मेरा काम अनुशासन से करना चाहिए और समय पे करना चाहिए। और देशभक्ति की तो आपकी भावना होनी ही चाहिए सभी जी में, जी बिल्कुल। चाहे वो बीएसएफ स्कूल में पढ़ा हो या किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, तो वो हमारे अंदर होनी चाहिए और है। आपके अंदर, चूंकि मैंने प्रश्न इसलिए किया था कि एक संबल जो मिलता है, हम सबकी प्रथम पाठशाला अपनी माँ होती है और परिवार होता है, घर से हम सीखते हैं, वहां से ही हमको देशभक्ति के तमाम आयाम और विचार मिलते हैं और वो हम सीखते हैं। लेकिन एक सुरक्षा बल का जो वहां से जो आयाम मिलेंगे जीवन को, वो अलग ही रहेंगे। आपकी एक गजल का एक शेर है, लिख दें खुशियों से जिंदगी सबकी, रेनू को वो कलम किताब तो दो। तो आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या क्या प्रयास करती हैं अपनी लेखनी के द्वारा? अपनी रचनाओं से इस तरीके इसको कैसा मोड़ देने का प्रयास करती हैं? मेरी जो रचनाएं होती हैं वो या तो नज़्में और फ्री वर्स पोएट्री जिसको कहते हैं वो होती हैं, और या गज़लें होती हैं, जिसके अंदर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं मेरी कोई भी बात कहूँ, वो इशारों में कहती हूँ। मैं खुलकर कभी कोई बात किसी को भी डायरेक्ट ना आम बोलचाल में भी नहीं कहती हूँ और मेरी पोएट्री में भी वो चीज़ झलकती है। और दूसरों को आपने बोला कि खुशी देने की,
तो हम किसी की छोटी-सी तारीफ़ कर देते हैं या किसी का कुछ संबल बढ़ा देते हैं या कोई परेशानी में है उसको जाकर सँभाल लेते हैं। सामने वाले को खुशी उतनी-सी चीज़ में भी मिल जाती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं वो मुझसे नाराज़ ना हो। मैं जहाँ तक हो सके वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके अंदर उनका हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और ऐसा ही कुछ मेरी पोएट्री में आता है। मुझे कोई चीज़ खराब लगती है तो मैं उसको बहुत कम लफ्ज़ों में, इशारों में कहकर उसको सामने वाले तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें उसके ऊपर कोई डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होता है, कोई भी चीज़ मैं सीधी-सीधी कहकर नहीं कहती हूँ। मेरी बात हमेशा इशारों में कही जाती है, घुमा कर कही जाती है, चाहे वो मैं नेचर को, प्रकृति को बीच में लाके कहूँ, चाहे मैं कोई पुरानी जो घटनाएँ कुछ होती हैं, उसको बीच में लाके करूँ। लेकिन सीधा-सीधा मैं किसी को हर्ट करने की या किसी को डायरेक्ट कुछ कहने की कोशिश नहीं करती हूँ, उसको अवॉइड कर खुशी देने का मेरा यही जी, तरीका आपने एक गज़ल में एक शेर कहा कि ये फिसल जाएगा किसी भी जगह, दिल को थोड़ा-सा थाम कर रखिए। ये जी। जो हमारा मन है, हमारा दिल है, ये हर एक दृश्य को, हर एक शय को देखकर यूँ ही टहलता रहता है कि जैसे नदी का पानी अगर धार की दिशा मोड़ दी जाए तो बहते हुए चला जाता है। जी। तो आपको ये शेर कहते समय आपके मन में क्या विचार पनप रहे थे? किन भावों को प्रकट करने के लिए आपने ऐसा बोला कि ये फिसल जाएगा किसी भी जगह, दिल को थोड़ा-सा थाम कर रखिए? मैं ऑक्यूपेशन जो है मेरा वो टीचर का है। मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ और अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ एज़ अ लेक्चरर तो अब मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाऊँगी। ये जो एज होती है बच्चों की ये बहुत ही नाज़ुक-सा मोड़ लेने वाली एज होती है। बच्चे टीनेज में होते हैं और इस समय अ, वो उम्र का पड़ाव होता है जब आप बहुत जल्दी बहक सकते हैं। किसी भी गलत रास्ते पे बहुत जल्दी से चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो पढ़ाई छोड़कर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना हो। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैं कोई भी बात है उसको इशारे में समझाने की कोशिश करती हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलती। अब बच्चों को ये बोलूँगी कि सिगरेट स्मोकिंग मत करो, किसी भी पर्टिकुलर को बोल के। इससे अच्छा मैं उसको मेरी कविता के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ कि ये फिसल जाएगा किसी भी जगह। ये मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि मोस्टली मेरे आस-पास ऐसे बच्चे होते हैं, जो बहकने की उम्र में हैं। तो उनको समझाना जी। इसी तरीके से होता है कि ये जो दिल है, ये कहीं पे भी आपको कोई भी लालच देगा छोटा-सा, आप 1 मिनट में वहाँ जाने को तैयार हो जाओगे। तो वो बहुत ये जो स्लिपरी वाली एज है ना, इसमें आपको बहुत सँभल कर चलना पड़ता है। यहाँ चारों तरफ काई है, आपको एक-एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से कुछ विचार उस समय रहा होगा और इस तरह से लिखा गया। आपने अपने अध्यापन में कई सारे बच्चों की कई सारे एक जो शिष्य हैं आपके उनकी ज़िंदगी सँवारी होगी। कोई एक ऐसा उदाहरण जहाँ पर कोई माता-पिता अपने बच्चों को लेकर आए हों और बोलें कि मैम आप इसको शिक्षा तो अच्छी दे रही हैं, पढ़ने में मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ हरकतें, कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस समाज को या फिर इसकी आने वाली जो पीढ़ी है, इसकी आने वाली जो ज़िंदगी है उसको प्रभावित कर रहा है। उसमें कभी आपने किसी बच्चे के लिए कुछ सुधार का कार्य, उसको कुछ अलग से समझाने के लिए कुछ कार्य किया हो? ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो? मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ और हमारे देश का ये एक आप समझ लीजिए क्या कहूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं वो मोस्टली वो आते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते। जिनके जी, पेरेंट्स दोनों मज़दूरी करने जाते हैं। अब जिनके दोनों पेरेंट्स मदर और फादर दोनों या तो हैं नहीं और हैं तो दोनों काम पे बाहर गए हुए हैं और बच्चा अपनी हिसाब से ही आ रहा है स्कूल, नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे केसेज़ में बहुत से ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं जिनका हमें मालूम है उनका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन दिमाग दूसरी तरफ लगा हुआ है ना? वो अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन सही नहीं मिली हुई है। तो ऐसे में हम उन पेरेंट्स से भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसका दिमाग अच्छा है लेकिन ये पढ़ता नहीं है, अब हम क्या करें? तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेज़ आते हैं,
जिसमें हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको कुछ सुधारा जाए। कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं, एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो। मैंने जब उनको देखा कि एयरपोर्ट पे हैं, उन्होंने आके मेरे पाँव छुए, तो वो एक खुशी का मौका था कि ये बच्चा ऐसी जगह से निकल कर आया जहाँ कोई स्मैक ले रहा है, कोई दूसरे नशे कर रहा है, कोई इधर-उधर ऐसे ही घूम रहा है। और ऐसे में अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है अपने लेवल पे, तो वो देखकर अच्छा लगता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जहाँ जी, हमको ये सब बहुत देखने को मिलता है और फिर खुशी अच्छा मिलती है। उदाहरण दिया। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि वहाँ पर या तो कमज़ोर वर्ग से बच्चे आते हैं। कमज़ोर वर्ग से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कमज़ोर जातियों से, क्योंकि जातियाँ कोई नहीं, कमज़ोर नहीं होती, नहीं, नहीं, मेरे फाइनेंशियल हिसाब से। कंडीशन भी हाँ, यस। तो ऐसे वर्ग से जो बच्चे आते हैं, मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लगभग 3 से 4 वर्ष पढ़ाया है। एक इंटर कॉलेज में पढ़ाया जो प्राइवेट ही था, लेकिन उसमें भी वो, चूँकि उसका स्तर उतना ऊँचा नहीं था। स्तर मतलब पढ़ाई का स्तर तो बहुत अच्छा था, फीस का स्तर अच्छा नहीं था। सस्ती हाँ, थी फीस, क्योंकि जो टीचर थे, वहाँ के जो प्रबंधक थे, उनका उद्देश्य अलग था, तो इसलिए कुछ सस्ती थी फीस। वहाँ पर भी जो बच्चे आते थे, वे बार-बार बोलते थे कि सर मैं उस स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी फीस नहीं दे सकते हैं। ऐसे हाँ, ही मैंने जब इंटर किया, जब मैं 10 प्लस 2 में था, तो उस टाइम पर मैंने सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे नहीं थे उस लेवल पे। 10th तक तो थे, 10th तक मेरी एजुकेशन पूरे प्राइवेट में हुई है, उसके बाद मैं सरकारी में, वो दूसरा कोई साधन नहीं था। वहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही थे, जो लोअर लेवल पे पढ़ते थे, उनका मतलब यही था कि सरकारी स्कूल में तभी जाना है जब कोई स्थिति ना हो। जबकि पढ़ने के दौरान तो हम दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर पाते। पढ़ाई के दौरान नहीं, मैंने कई पढ़ने पढ़ाने के दौरान मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा, जिनका जो आईक्यू लेवल था, जो उनका विवेकशीलता थी, जो उनका राइटिंग स्किल था, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा था। बहुत ये बच्चे अच्छा गाँवों में जो बच्चे हैं क्योंकि गाँवों में ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ जी, आपको सब तरह के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे। लेकिन जो बिल्कुल, शहर के आस-पास के स्कूल हैं या शहरों में बस जो स्कूल्स हैं, वहाँ लगभग हर स्कूल के अंदर यही तकलीफ है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, सिर्फ़ वही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। और बिल्कुल, बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो सब उनको फ़ोन अच्छे से ऑपरेट करना आता है, उनको इंस्टा चलाना आ रहा है, उनको जो जो इंस्टेंट जो नई टेक्नोलॉजी आई है, बदमाशी करने के लिए, वो सब वो बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मीन्स उनका दिमाग तो बहुत तेज है। अगर उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाए, है ना? अभी उनको एआई का सब नॉलेज है, सब पता है किस तरह से क्या इमेज क्रिएट करनी है, कैसे रील्स बनानी है, वो सब कुछ आता है मीन्स दिमाग तो उनका खूब तेज़ है, लेकिन वो उसको अच्छी जगह पर नहीं लगा रहे हैं। वो सही सही चीज़ सही जगह पर दिमाग से है, लेकिन सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्शन चाहिए बिल्कुल। जिससे उनको वो मार्गदर्शन नहीं एनर्जी मिल रहा है प्रॉपर, उनकी एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगा, तो जी। बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं और बहुत ऊपर, बहुत आगे तक जाते हाँ, हैं। आपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और उसकी अवस्था का जो वर्णन किया, क्योंकि आप डायरेक्टली कई चीज़ें नहीं बोलती हैं, फिर भी मैं एक ज़हमत उठा रहा हूँ ये प्रश्न। उनके अध्यापकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ सरकारी स्कूल के, सभी नहीं, मैंने कई सरकारी स्कूल के ऐसे अध्यापकों को देखा है जो जी जान लगाकर उस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसा कोई प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य और उनके प्रबंधक के सामने वहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते। इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो आपका अगर कोई संदेश हो जो सरकारी स्कूल के अध्यापकों के लिए रहे, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए अध्यापक तो अपना 100% कहीं पर भी हो, कोई भी हो काम करने के लिए अगर आया है, तो वो देता है। लेकिन अगेन मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो तंत्र है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको ऐसा लगता है कि जो टीचर है, वो सबसे ज़्यादा टाइम उसके पास है, ठीक है? तो अब टीचर को ओवरबर्डन कर दिया गया है। अभी टीचर
के पास सारा तो ऑनलाइन काम उनको करना है, अब वो पढ़ाएगा कब? अभी रोज़ उनको कोई उत्सव मनाना है स्कूल के अंदर, फिर उसका फ़ोटो अपलोड करना है, फिर उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है, अटेंडेंस ऑनलाइन करनी है, आपको ये ऑनलाइन करना है, मिड डे मील ऑनलाइन करना है। मतलब आप सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है, फिर एक-एक बच्चे का आधार कार्ड लेके आना है, अपार ने तो हालत खराब की हुई है। तो गवर्नमेंट ने इतने सारे काम टीचर्स को दे दिए हैं, जो उसका एक्चुअल काम है वो छोड़ दिया गया है पीछे, उसको पढ़ाने के लिए वक़्त नहीं मिलता है। बचे हुए टाइम में वो कभी इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है, कभी जनगणना कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब टीचर को और रोज़ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्कूल के अंदर, रोज़ ड्यूटीज़ लग रही है और जब आप किसी को प्रेशराइज़ कर देते हो या ओवरबर्डन कर देते हो ना, तो फिर वो काम से जी चुराना शुरू कर देते हैं। तो हमको सबकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। अभी बच्चे को आप डाँट नहीं सकते हो, बच्चे को आप फ़ेल नहीं कर सकते हो। अब जब बच्चे को मालूम है कि वो 8th तक फ़ेल नहीं होगा, तो वो नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल। आप डंडा नहीं उठा सकते हो, आप उसको डाँट नहीं सकते, आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते हो। उसको मालूम है मुझे फ़ेल नहीं करेंगे, मुझे डाँटेंगे नहीं, मुझे कुछ कहेंगे नहीं और उसके अंदर भी फिर टीचर को क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो उस ऐसे कंडीशन में टीचर क्या करे? ऐसा नहीं है कि टीचर करना नहीं चाह रहा, टीचर पहले भी करता था, टीचर आज भी करता है और उसको खुशी मिलती है अगर उसको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो काम करने को दिया जाए। उस काम के अलावा उससे बहुत सारे दूसरे ही काम करवाए जाएँ। आपने आप शेड्यूल उठा शिक्षकों की पीड़ा का जो वर्णन किया, मुझे एक वाकया याद आता है। लगभग 2017 या 18 का साल था। बिहार की सरकार ने सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी। वहां के जो बैल थे, वहां की जो गायें थी, खेत में जाती थी, उनको भगाने तक की ड्यूटी लगा दी। यस, उस समय मतलब मुझे सोचकर ऐसा लगा कि शिक्षक है या फिर आपने जो स्थिति बिहार की बना के रखी है। मैं क्षमा चाहूंगा बिहार वासियों से, बहुत अच्छे लोग हैं। आईएएस पीसीएस में वहां के लगभग 65% से ऊपर, 50% से ऊपर तो 100% थी। अभी कुछ टाइम के बाद थोड़ा कम हुआ है रेशियो। इतने आईएएस निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग निकले हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति बिहार से हुए हैं, बहुत सम्मान करता हूँ। बिहार बुद्ध की भूमि है, एक ज्ञान देने वाली भूमि। लेकिन जहां पर चरवाहे जैसी स्थिति शिक्षक की कर दी जाए। अभी हमने देखा कि इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई और उत्तर प्रदेश में कोविड के टाइम पर ड्यूटी करते हुए लगभग, संख्या मैं नहीं बोलूंगा, विवाद खड़ा होगा, कई सारे शिक्षक मर गए बेचारे। हमें शिक्षा नहीं के वो तो अलावा चलिए उनसे बड़ी सारा बात काम है। ले लेना। आप रोज़ का देख लीजिए ना, आप स्कूल में आप टीचर जाएगा, पहले बच्चों को मिल्क पिलाएगा, फिर उसके बाद उनको खाना खिलाए अटेंडेंस लगाएगा, वो ऑनलाइन करेगा, यूनिफ़ॉर्म बाँटेगा, वो ऑनलाइन करेगा, आधार कार्ड लेगा, वो ऑनलाइन करेगा, है ना? फिर खाना खिलाएगा, वो ऑनलाइन करेगा, तो पढ़ाएगा कब? जी। आप अब क्या है ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में फिर उसके बाद आप रोज़ की ट्रेनिंग्स डाल देते हैं कि आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करो, तो ना आप घर को पूरा समय दे पाते हैं, ना आप स्कूल को पूरा न्याय दे पाते हैं। जब आप कहीं पर भी अपना 100% देने लायक सिचुएशन में नहीं रहते हो, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप जी चुराने लगते हो चीज़ों से, कि ठीक है, अब मैं यहाँ से इस गली से निकल कर मैं मेरा काम करूँ। जी, बहुत तो बैलेंस सलीके होना से और ज़रूरी है। जी, बहुत सलीके से और एक जो तरीका होता है अपनी बात पहुंचाने का, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात बोली। सरकारों को जागना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारों को चाहिए होते हैं वोटर, उनको अच्छे नागरिक नहीं चाहिए होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की और शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वे अपने तरीके से अपने कामों को जितना हो सके मैनेज करके अच्छे तरीके से शिक्षा दे सके। तो आपके शैक्षिक जीवन से निकलकर आपकी जो आपके अंदर की एक कवियत्री है, एक रचनाकार है, उसकी तरफ फिर से मैं ले चलता हूँ। एक शेर कहा था आपने कि मिलने वाले कहाँ कहाँ से मिले, मौत को जिंदगी जहां से मिले। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते जाते हैं और हमें कई बार ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे लोग मिल गए और कई बार बहुत बुरे लोग मिल जाते हैं। तो आपको आपके जीवन में अब तक का जो आपके लोगों से मिलने का
अनुभव रहा वो कैसा रहा? आपको कैसे लोग मिले और उससे आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे? बहुत अच्छे। मुझे हर जगह, सभी जगह सीखने, सिखाने वाले लोग मिले। बहुत अच्छे लोग मिले, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आप लोगों से सबसे बात कर पा रही हूँ। मैं जब घर में, जैसे मैंने बताया, मेरा माहौल बहुत अच्छा था। मेरे दादी, जो ग्रैंड मदर जो मेरी थी, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरे सब बच्चे अच्छी एजुकेशन लें और जितना हो सके वो पढ़ें। है ना? तो वो अच्छे मिले, फिर मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाया। वो रोज़ जिस तरह से मुझसे बात करते थे या हमें जैसा पढ़ाते थे, वो रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हमें अपने एग्ज़ाम्पल्स दे के सिखाते थे। तो जो बीएसएफ स्कूल में मैं पढ़ी, वो अ, वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हुई। उसके बाद मैं अलवर में केंद्रीय विद्यालय में आई। वहाँ पे भी मुझे टीचर्स अच्छे मिले। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमारे बीएसएफ स्कूल में ये था कि आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता था। तो एक जो स्टेज फ़ियर होता है, वो बचपन से ही कभी हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमने बचपन से ही स्टेज पे जाकर बोलना शुरू किया। चाहे प्रेयर करवानी है, चाहे एनुअल फंक्शन में लेना है, चाहे परेड में लेना है, स्पोर्ट्स मीट में लेना है, तो वो सब एक्टिविटीज़ में जब हम पार्टिसिपेट करते थे, तो जो एक आपका स्टेज फ़ियर है या किसी से आके बात करनी है या अपने विचार रखने की जो क्षमता है, वो एक निखर कर। तो सबसे पहली चीज़ तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे उस स्कूल में डाला, एंड थैंकफुल टू माय मेंटर एंड माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से ग्रूम किया कि मैं आज यहाँ तक आकर इस तरह से एक मंच पर आकर मैं बोल पा रही हूँ और यहाँ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद कॉलेज में भी मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद शादी हुई, या जो मेरा परिवार है अभी, सब मेरे को मुझे बहुत हेल्प करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। तो कुछ एक लोग अगर कभी कहीं नेगेटिव मिलते हैं, तो ये दुनिया है, मिलते हैं, उनके साथ भी डील करते हैं, पर मेरे आस-पास के लोग सब बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले और बहुत अच्छे हैं, जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। जी, बहुत सुंदर आपने एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया अपने मिलने वाले लोगों को कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके चारों तरफ की ऊर्जा और आपके हाँ, चारों तरफ आने वाले लोग भी सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये ज़रूर आपके अंदर भी ऐसी चीज़ बात है, ऐसी कुछ ख़ासियत है जिसकी वज़ह से आपके चारों तरफ जो लोग आते हैं, वो हमेशा सकारात्मक होते हैं और आपको सकारात्मक लगते भी हैं। हाँ, आपका मतलब एक जैसा देखना चाहें, ये दुनिया हमको वैसी ही दिखाई देती है। आप जब सब जी, तरफ बिल्कुल। खुशी देखेंगे तो आपको खुशी नज़र आएगी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आपका एक शेर फिर से मुझे याद आ रहा है। मैं आपसे बात करने से पहले मैंने आपकी रचनाओं को बहुत शिद्दत से पढ़ा और जी, वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी ख्वाब में जा रहा हूँ, किसी ऐसी दास्तान को पढ़ रहा हूँ कि जैसे लग रहा है कि हम पढ़ने के दौरान पढ़ते थे जैसे, जैसे हम ये पढ़ते थे कि कोई ऐसा शायर, कोई ऐसा लेखक, कोई ऐसी कवियत्री जो बहुत मतलब दशकों पहले जिसने लिखा हो, जिसको टीचर्स पढ़ाते थे तो ये लगता था कि क्या बात बोल दी गई है। तो उसमें मैंने एक शेर पढ़ा, कैद है ख्वाब है एक परिंदे के, कैद है ख्वाब एक परिंदे के, पिंजरे की समत देखता है क्या। ये जो कैद है, ये जो किसी पक्षी के लिए है, किसी हुँ। लड़की के लिए है, किसी औरत के लिए है, या फिर किसी पुरुष के लिए है, या फिर किसी सामाजिक व्यक्ति के लिए है जो किसी ना किसी तरीके से कैद है, उसके लिए आपकी क्या भावनाएं और क्या विचार हैं? देखिए, ये तो इशारा है। आपको अपने लिए जी, लगता है तो आपके लिए कहा गया है, अगर मुकेश जी को अपने जैसा लगता है तो उनके लिए कहा गया है। मैंने कहा ना कि ये सब कुछ तो इशारों में कही गई बात है, और ऐसा ही कहा जाना चाहिए कि जो सुने उसको लगे मेरे लिए कहा गया है बिल्कुल। ना? जैसे मैंने एक शेर कहा था कि अ, मिली है साँसों को जीने की रिहाई झूठी, कह के ज़ेवर
कह के जेवर हमें जंजीर लगाई झूठी। तो अब ये देखा जाए तो खुला-खुला एक स्त्री के लिए कहा गया है कि उसको बहुत सारे ज़ेवर पहनाए गए कि ये पायल है, ये चूड़ी है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह की ज़ंजीरें हैं ये सब कुछ ना, कि भई ठीक है, अब आप एक तरह से यहाँ पे बंध गई हैं। अब इसको आप कहीं पे भी ले सकते हैं ना, मिली है साँसों को जीने की रिहाई झूठी। ये आप अपने ऊपर भी लेना चाहें तो आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। ये आप प्रकृति में कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। जो आपने शेर कहा वो तो बहुत खुला शेर है। वो तो मतलब हर जगह अपने-अपने हिसाब से खुलेगा। जिसको जैसा समझ में आता है, ये उसके लिए वैसा ही शेर है। मतलब ऐसा मैं फिक्स जी। नहीं कहूँगी कि मैंने ये इसके लिए कहा है। ये जिसको 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 जिस तरह से समझना है, वो सबके लिए ओपन। शायर की यही तो खास बात होती है कि जब वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ अपने दुख और दर्द को, लेकिन वो बात जब निकलती है तो सामने सुनने वाले को ऐसा लगता है कि अरे वाह! जी, जी, ये इस व्यक्ति को कैसे पता चल गया कि मैं ये सोच रहा था, मेरे अंदर का दर्द ये था और उसको इसने अपनी रचनाओं में लिख दिया। तो ऐसे जी, ही जी, होता है। जी, अभी मैं आपकी रचनाओं को जब पढ़ता हूँ, आपकी गज़लों को पढ़ता हूँ, तो उसमें जी, उर्दू की एक जो झलक मिलती है, जो उर्दू जी, की रवानगी मिलती है, जी, जो उर्दू का एक खुलापन मिलता है, जो एक गज़ल की भाषा है, जिसको कुछ लोग मुस्लिमों की भाषा बनाने का प्रयास करते हैं। मेरी जो इतिहास की समझ है, जो मैंने पढ़ा है कि उर्दू पंजाब और दिल्ली और ये जो अपना आधा उत्तर प्रदेश, इसके बीच की एक भाषा थी, जहाँ से जी, इसका ओरिजिन हुआ, जहाँ से बोली जाना शुरू हुई और बाद में पूरे देश में, पाकिस्तान में और छोटे बहुत हिस्से में बांग्लादेश के फैली। तो जी। उर्दू को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं और उसको लेकर देखिए, आपका क्या नजरिया है? उर्दू असल में कोई भाषा देखा जाए तो असल में कोई भाषा थी ही नहीं। ये मिक्स हुई है। इसको पहले हिंदवी के नाम से जाना जाता था, उर्दू। इसका नाम हिंदवी था पहले ना। और ये जब अंग्रेज आए थे तो ये अरबी, फारसी इसके अंदर सबके शब्द हैं। हिंदी, अरबी, जी। फारसी इन सबको मिलाकर जो बनी है वो उर्दू बनी है। उर्दू अपने आप में अलग से कुछ भी नहीं है। और ये पहले उधर बोली जाती थी जो अंग्रेज़ों के साथ और वहाँ पर जो ये सब इकट्ठा हुए थे तो ठीक है, वो हमने ऐसा कुछ शुरू कर दिया कहना कि मुस्लिमों की भाषा जैसा आप कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कुरान किसमें लिखी गई है? क्या वो उर्दू है? तो उ उसमें लैंग्वेज क्या है? तो उर्दू हमने इसको हाइप किया हुआ है। जैसे हिंदी है, हिंदी में बहुत सारे शब्द समाहित हुए हैं और मैं पूरी तरह से उर्दू नहीं लिखती हूँ, हाँ, बहुत सारे शब्द उसके अंदर आते हैं, क्योंकि जब आप गज़ल लिखते हो ना, गज़ल जैसे दोहे लिखे जाते हैं, उसके अंदर 13-11, 13-11 मात्रा गिन के आपको लिखने पड़ते हैं। दोहा हमेशा जी। 13-11, 13-11 की अ, उसमें बंधा हुआ होता है। उससे एक मात्रा जी। इधर-उधर आप नहीं कर सकते हो। इसी तरह से गज़ल के अंदर भी आपको बहर होती है, कहा जाता है, बहर होती है और उसको काउंट करके आपको उसको लिखना होता है। तो जी। जब बहर की बात आई है, तो उसके अंदर जब आप काउंटिंग की 1-2, 2-1 इस तरह से काउंट होता है उसके अंदर, तो उसमें जब शब्द जोड़े जाते हैं, तो वो क्योंकि गज़ल उन लोगों के जिसने इसका ग्रामर बनाया है, जिस तरह से ग्रामर बनाया है, जैसे उसकी काउंटिंग होती है, अगर हम उसी विधा में उसको लिखना चाह रहे हैं, तो हमें वो शब्द यूज़ करने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हिंदी में जैसे ठ शब्द हिंदी में आता है, उर्दू में नहीं है। झूठ नहीं होता है, उर्दू में झूठ होता है। मेरा प्रश्न ये था कि उर्दू को ऐसे बांधा जाता है। मेरा कोई जी। विचार ऐसा नहीं है कि उर्दू मुस्लिमों की भाषा है। मुझे भी उर्दू के हाँ, शब्द बहुत लगते हैं और कि कोई भाषा किसी मजहब या किसी पंथ की है। देखिए ये तो एक लिपि है, एक भाषा है, जिसमें हम विचार अपने ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि गज़ल का जितना भी ग्रामर है, वो इसी के साथ समझाया गया है या इसी के साथ रचा-बुना गया है, तो उसमें लिखने में आसानी होती है।
इसलिए ज़्यादा उर्दू के शब्द इसमें काम में लिए गए हैं। आजकल हम पंजाबी में भी गज़लें लिख रहे हैं, हम राजस्थानी में भी गज़लें लिख रहे हैं, हिंदी गज़लें भी आ रही हैं। तो जो जिस तरह से जिसको कंफर्टेबल लगता जी, है वो लिखता है। मैं जब कुछ लिखना शुरू करती हूँ और मुझे उसके अंदर जो शब्द सेट होता हुआ दिखाई देता है, मैं वो लिख लेती हूँ। और थोड़ा बहुत क्योंकि गंगानगर की साइड की हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा पंजाब-पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो ये शब्द मेरी डिक्शनरी में पहले से हैं। तो वो अपने आप ही मेरे भाषा में या कविता में आ जाते हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ सीख के या मैं गज़ल लिख रही हूँ तो यही लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। आजकल तो राजस्थानी के शब्द, पंजाबी शब्द सब गज़लों में यूज़ कर रहे हैं और काम में ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं। लोग इंग्लिश भी काम में लेके लिख रहे हैं। तो जी। ऐसा अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है या ना लिया जा रहा है। वो क्योंकि मेरी भाषा में या मेरी डिक्शनरी में, वोकैब्युलरी में वो शब्द हैं, तो मैं काम में ली। ये जो पुस्तक लिखी, आपने जो लिखा, पहले तो उस पुस्तक के शीर्षक पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आपने उस जी, किताब का, उस रचना का जो एक समूह आपने प्रस्तुत किया, उसका नाम कैफ़ियत रखा। ये कैफ़ियत का जो तराना है या उसकी जो बुलंदी है, आपको ये नाम किसी ने सुझाया या फिर आपकी गज़लों की वजह से किसी ने उसमें वो नाम देने का प्रयास किया या आपकी कोई अंदर ऐसी उलझन थी, मन में ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी वजह से आपने उस पुस्तक का नाम कैफ़ियत रखा? मेरे पिताजी को शौक है गाने सुनने का, गज़लें सुनने का। तो हम छोटे से थे तब से हम सुनते आ रहे हैं, वो गज़लें लगाया करते थे, गाने, भजन सब कुछ टाइम टाइम चलता रहता था। उसमें एक गज़ल थी जिसमें शुरू में बोला गया था, मिसरा गालिब का और कैफ़ियत हर एक की अपनी-अपनी। ऐसा कहकर और फिर उन्होंने वो गज़ल गायक जो थे उन्होंने गज़ल गानी शुरू की थी। तो उस समय मैं 3rd-4th में रही होंगी और मुझे ये शब्द ने बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मुझे इसने शब्द ने खींचा अपनी तरफ और मुझे वो जो लाइन बोली जाती थी, जितनी बार वो गज़ल मैं सुनती थी, वो कैसेट लगाया जाता था और मैं वो गज़ल सुनती थी, तो मुझे ये लाइन बड़ी सुंदर लगती थी और मुझे अच्छी लगती थी। और ये मेरे ज़हन में कैफ़ियत हर एक की अपनी-अपनी ये मेरे ज़हन में बैठ गया। और उस वक़्त तक लिखने-लिखाने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं था। जब लिखना शुरू किया और ऐसा हुआ कि किताब अब आनी चाहिए, तो उस वक़्त लगा कि अब इसका किस नाम से किताब आनी चाहिए, तो वो कौंधा मेरे दिमाग में कैफ़ियत हर एक की अपनी-अपनी। मेरे भी यही है कि गज़लें लिखी हुई हैं, अब इसको जिसको जैसा समझ में आता है, सब अपने-अपने हिसाब से सोचिए और अपने-अपने अर्थ निकालिए। तो इस तरह से वो जो कैफ़ियत जो बचपन से मेरे दिमाग में बसा हुआ था शब्द, उसको मैंने मेरी जो पहली किताब थी उसका नाम दिया। बहुत सुंदर। आपने अपनी पुस्तक के जो प्रथम पृष्ठ है जिसमें आपने जो उद्बोधन दिया है, जिसमें आपका शुक्रिया उसमें आपने एक अपने उस्ताद का ज़िक्र किया है, जी, जी। सैयद ज़िया अल्वी साहब। यदि अपने लेखन में गज़ल लिखने के सफ़र में उनके योगदान, उनके मार्गदर्शन के बारे में कुछ कहना। जब मैंने लिखना कॉलेज के समय से थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं कुछ किया हुआ था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखा करती थी और लिख के रख दिया था। लेकिन जैसे एक वक़्त आया जब फ़ेसबुक हम सब लोगों ने अपनाया है, हम सब लोगों ने उसका एक पेज बनाया और उसपे हम एक्टिव होना शुरू हुए, ये उन दिनों की बात है। तो सभी लोग अपना-अपना लिख कर उस पर डालते थे और मैंने भी इस तरह से करके अपनी चीज़ें साझा करनी शुरू की। तो मेरे कुछ दोस्त बने थे वहाँ पर, जो सभी लिखते थे और पता नहीं कैसे बाय लक ऐसा था कि सभी गज़लें ही लिखा करते थे। कुछ ऐसा ग्रुप बन गया था हमारा जिसमें ज़्यादातर लोग गज़लें लिखा करते थे। तो वहाँ जब ये चीज़ें गईं तो मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत ग्रामर समझ में आया कि ऐसे गज़ल लिखी जाती है, ये रदीफ़, ये काफ़िया, ये बहर, इस तरह से थोड़ा बहुत उसका ग्रामर पता चला पर एग्ज़ैक्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम चली कि प्रॉपर किस तरह से लिखा जाता है या ये ठीक है या नहीं ये बताने वाला कोई नहीं। तो ऑनलाइन ही मुझे
सर मिले सैयद ज़िया अलवी साहब, जिन्होंने बोला कि आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन ये जो आपने लिखा है गज़ल, ये पूरी तरह से सही नहीं है। और ऑनलाइन ही उन्होंने मेरी चीज़ों को धीरे-धीरे करेक्ट करना शुरू किया। बीच में ऐसा फ़ेज़ आया कि मैंने लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, तो उन्होंने मुझे अ, हिम्मत बँधाई और उन्होंने बोला कि तुम लिखना मत छोड़ो, अच्छा लिख रही हो और लिखती रहो। तो उनसे मैं अभी तक जीवन में शायद 2 या 3 बार ही मिली। एक बार जब मेरी बुक लॉन्च थी, जब इसका पुस्तक का लोकार्पण था, उसमें मैंने उन्हें बुलाया था। एक बार सबसे पहले जब हम ये डिस्कस करने के लिए कि किताब आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो तब हम उन मिले थे, मैं और मेरे हस्बैंड उनसे। और एक बार और हम किसी प्रोग्राम में मिले थे। तो इस तरह से कुल मैं उनसे 3 बार ही मिली हूँ आज तक। लेकिन ऑनलाइन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे सँभाला, इतना मुझे सही रास्ता दिखाया, और जब-जब मैंने ये सोचा कि मुझे अब नहीं लिखना है, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ कई तरह की होती हैं। कभी आपको वक़्त मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी जी। आपका मन भी ऐसा होता है कि अब कुछ नहीं लिखना। लेकिन उन्होंने हर बार मुझे सहारा दिया, हर बार मुझे ऐसा बोला कि नहीं तुम लिखो, चाहे गैप देके लिखो, चाहे 2 लाइन ही लिखो, लेकिन लिखना मत छोड़ो। आज भी वो बोलते हैं कि तुम लिखना मत छोड़ो। तो उनकी तरफ से मुझे ये सहयोग मिला, उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस मिली, उनकी तरफ से मुझे ये प्रॉपर कि किस तरह से अ, गज़ल कहनी चाहिए, उसका क्या ग्रामर होता है, उसमें क्या ख़ास बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो सब चीज़ें मुझे उन्होंने ही सिखाई, इसलिए मैंने उनको उस्ताद कहा। और अभी उनके ही शागिर्दी में या उनके ही बताए रास्ते पे मैं चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ, अ, गज़लों की दुनिया में अगर कहना चाहूँ तो। तो उन्होंने मुझे जो सिखाया वो सब आज आप लोगों के सामने। बहुत बड़ी बात है कि बड़े बनकर बड़े लोगों की तारीफ कर, क्योंकि हम कई बार अपने गुरुओं अपने मार्गदर्शक भूल जाते हैं। उनके नाम प्रारंभ में तो लेते हैं, लेकिन एक मुकाम हासिल लेना भूल जाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, यूं ही लिख दिया था। ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना अच्छा लिखने के बाद आप किसी को मार्गदर्शक। जी। नहीं, मेरे दोस्त भी जो सब फ़ेसबुक पे जो लिखने वाले लोग हैं, जितने भी अ, वो लोग भी सब बहुत अच्छे हैं और टाइम टू टाइम मुझे कभी किसी ने गलत सलाह नहीं दी, कभी किसी ने मुझे मिसगाइड नहीं किया। और सबने मुझे हर तरह से सपोर्ट करके बताने की कोशिश की कि ये अच्छा है, इसे इस तरह से करो या ऐसा ये रखो, ये शेर रखो या ये मत रखो। मतलब आस-पास मेरे जितने लोग हैं सब सपोर्टिव हैं, सब सपोर्ट करने वाले और सिखाने वाले हैं। उस्ताद तो हैं ही, लेकिन जो मेरे आस-पास जो दोस्त हैं, जो लिखने-लिखाने वाले लोग हैं, वो भी सब बहुत अच्छे हैं। वो सब सहयोग करते हैं। तो मैं सभी का उनका भी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि शुरू से जिन्होंने मुझे ये बोला कि ये लिखो आप और इस फ़ील्ड में कुछ लिखने की कोशिश करो, तो उनका भी बहुत सहयोग है। नमस्ते मैडम, जय श्री कृष्णा। जय श्री मैं सिंपल से एक ही क्वेश्चन में मेरे माइंड से हमेशा आपसे पर्सनली जब भी मैंने मिलने की कोशिश की या एक बार ही अपन मिले हैं, जी। क्वेश्चन मेरा एक ही था कि गजल जो आप राइट डाउन करते हैं, जी। उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन और इंटेलेक्चुअल पार्ट दोनों को ही आप यूज में लेते हैं या नहीं लेते हैं? ऑब्जर्वेशन पार्ट दैट मीन्स आपकी मुझे 2 लाइनें अभी भी याद हैं। एक तो पागल वाला, एक खत पागल ने लिखा और दूसरा था कि इधर पैरों में छाले हैं, उधर वो खड़े हैं। दोनों ही मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को इनको आपका वो वीडियो शेयर किया था। तो उन्होंने जी। कहा कि या तो वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं या उनका इंटेलेक्चुअल पार्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ मैम कि दोनों को ही आप यूटिलाइज़ लेते हैं या किसी एक पर ही आप फ़ोकस करते हैं? देखिए, ऑब्ज़र्वेशन तो आप कोई भी काम करते हो, कोई भी कला है, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, और लिखने में तो ख़ासकर ऑब्ज़र्वेशन के बिना तो आप कुछ आपके अंदर से कुछ निकल ही नहीं सकता। आप कुछ ऑब्ज़र्व करते हो, फिर कुछ फ़ील करते हो।
है ना, उससे या तो आपका दिल खुश होता है या आपका दिल दुखी होता है, तब आपके अंदर से कोई चीज निकलती है। उसके बिना आप कुछ लिख ही नहीं सकते, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो। और इंटेलेक्चुअल से अगर आप उस साइड को देखो तो उस साइड से मेरे वोकैबुलरी की मैं जो मैंने फील किया उसको लिखने के लिए मेरे पास कितनी अच्छी वोकैबुलरी है, मैंने कितना पढ़ा हुआ है, मेरे पास वो शब्द एक्चुअल में है भी या नहीं है, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, वो जो मैंने शब्द काम में लिया है, मैंने छाला काम में लिया है, तो जो मेरा दर्द है वो छाले में पूरी तरह से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो मेरे पास किस तरह के शब्द हैं, जो शब्द मैं काम में ले रही हूँ, वो मेरी बात की गहराई को पूरी तरह से बता भी पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। तो इंटेलेक्चुअल तो होना ज़रूरी है कि आपके पास वोकैब्युलरी ही अच्छी नहीं होगी, तो आप अपनी बात को बताओगे कैसे? और ऑब्जर्वेशन के बिना, बिना फ़ील किए आप खाली वोकैब्युलरी से भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। खाली वोकैब्युलरी से आप एक 4 बड़े-बड़े शब्द लेके और लाइनें लिख के छोड़ दो, उसमें फ़ील ही नहीं आएगा। और आप सिंपल सी बात कह दो पूरे फ़ील के साथ, है ना? इधर है छाले, है चलना मुश्किल। इधर है छाले, है चलना मुश्किल, उधर वो है कि बुला रहा है। इसमें मैंने कोई भारी शब्द काम में नहीं लिया। बिल्कुल सिंपल-सिंपल बात कही है मैंने, लेकिन क्योंकि मैंने फ़ील किया और फ़ील किया तो मैंने बोला। है ना? तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप कोई भी काम करते हो तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंटेलेक्चुअल आपकी चीज़ को ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो दोनों ही चीज़ें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिस तरह से आपने कहा कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हमें सपोर्टिव हैंड जो मिल रहे हैं, आपकी मैटरनल फैमिली से भी ले लीजिए, इन लॉज से भी ले लीजिए, आपकी फ्रेंड सर्कल ले लीजिए, या जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनको भी ले लीजिए। अब एक बात बताइए कि कुछ ऐसी पार्ट्स जिनके ऊपर आप एक गजल राइट डाउन करना चाहते हैं, या जिसके ऊपर अभी तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, या उसके ऊपर अभी आपकी कोई पेंडेंसी चल रही हो, उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम रोज़ नए कैरेक्टर से मिलते हैं। रोज़ आप मतलब आप अगर ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे तो आपके आस-पास इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं। मैं एक दिन मेरी फ्रेंड को कह रही थी कि अगर मैं स्टोरीज़ अच्छी लिखना जानती, मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक भी नहीं पता मैं स्टोरीज़ अच्छी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं, आप आस-पास देखो, आपके स्कूल में इतने बच्चे हैं, जिसका एक-एक बच्चे को आप उठा के देखो तो हर अपने आप में एक स्टोरी है। आपके रिश्तेदारों में इतने सारे लोग हैं, हर हर एक कैरेक्टर के अंदर आप पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों देख सकते हो। हर एक में हीरो भी है और विलेन भी है ना? तो आप उसमें कितनी कहानियाँ लिख सकते हो और जो ग़ज़ल हम लिखते हैं, हर शेर अपने आप में एक कहानी होता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी अभी तक बिखरी हुई हैं आस-पास और कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक या कोई एक चीज़ है कि जिसपे मुझे अभी लिखना है या बाकी रह गया है। बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत कुछ लिखना है। मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो शुरू किया है। अभी तो समझ में आया है कि हाँ, मुझे लिखना है। अभी तो अभी तो और पॉलिश होना ज़रूरी है, अभी तो और लिखना ज़रूरी है। बहुत कुछ पड़ा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा और ये जो प्यास है और जो सलीका है कि हमें रुकना नहीं है, यही इंसान को आगे ले जाता है और हमको कुछ करने का जज्बा देता है। आपने एक बार लिखा था कि देखकर खो ईमान व गैरत का कोई मासूम डर न जाए कहीं, नेक नीयत का है शिला अच्छा, ये यकीन मेरा मर न जाए। तो ये हमेशा का रहा है कि जब जो ईमान है, लोगों की गैरत है, ये मर रही है और इनको देखकर जो नए पौध आ रही है, जो नए बच्चे बढ़ रहे हैं, उनको डर लग रहा है और वो अलग चीज सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं हाँ, हमारे माहौल में जब ये सीख रहे हैं कि कोई बुरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और हम बगल में बैठकर उनको ये शिक्षा देते हैं कि हम अच्छाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं, सत्य की जीत होती है और बगल में कोई गलत कार्य करने वाला आगे बढ़ता जाता है। उस समय में, उस माहौल में आप अच्छे को अच्छा सिखाने के लिए क्या प्रयास करती हैं?
देखिए, बच्चा सिखाने से कुछ नहीं सीखेगा। पास में, जैसे आपने बोला कि पास में इंसान गलत काम करके आगे बढ़ता जा रहा है और आप एक स्लोगन पढ़ रहे हो कि सच्चाई की जीत होती है। बच्चा देख रहा है, झूठ जी जीत रहा है, तो बच्चा देखकर सीखता है, रट कर नहीं सीखता है। तो हमें सबसे पहले तो सोसाइटी में ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, ये सच्चाई की जीत होती है ना? कोई भी काम है, कोई भी काम है। आज मैं मेरी खुद की बच्ची को अगर ये बोलती जाऊँ कि मोबाइल मत देखो, किताब पढ़ो, वो देख रही है मम्मी तो मोबाइल चला रही है ना? तो बताने से नहीं होगा, मुझे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उसके लिए। मैं खुद किताब लेके बैठूँगी जब वो किताब लेके बैठेगी। सेम, जब मैं सच बोलूँगी, जब मैं स्कूल में देखूँगी कि आप जब पढ़ाने के लिए आए हो तो आपने मोबाइल साइड में रखा है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, बुक से, कैसे भी। और बच्चों को तब बोल सकते हो कि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। और बच्चों को बोर्ड पे काम डालकर और आप मोबाइल लेकर बैठ गए हो तो बच्चा भी ये सोचेगा कि मैम का मुँह दूसरी तरफ हो तो मैं भी गप्पे मारूँ, है ना? तो हमको एग्जाम्पल खुद सेट करने पड़ेंगे। सिर्फ स्लोगन्स देने से या बच्चों को बुक में रटाने से या सेंटेंसेस पढ़ाने से ना सोसाइटी सुधरेगी, ना बच्चे सुधरेंगे, ना आगे आने वाली जनरेशन सुधरेगी। बच्चे वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो हमें, मतलब सीधी-सी बात है कि हम अच्छे, हाँ, सबसे पहले हमको ही अच्छा बनना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं हमारी आगे आने वाली जनरेशन करे, वो हमें करना पड़ेगा। चाहे वो सच बोलना है, चाहे वो बड़ों की इज़्ज़त करना है, चाहे वो पढ़ाई करना है, चाहे वो नशा छोड़ना है, कुछ भी करना। तो ये ज़रूरी है। रटाने जी से या सिखाने से आपने कोई नहीं सीखता। जी बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि हम किसी को शिक्षा तब दे सकते हैं जब स्वयं को बदलें। जी। ऐसे ही आपने एक गज़ल कही थी जो आप प्राकृतिक प्रेम को उजागर करने के लिए अपने शब्दों का रूप देती हैं कि फूल से ही पता करे कोई, कैसे खुशबू लिखा करे कोई, ले गई वो उड़ा के बादल को, ऐसे गम को हवा करे कोई, गीत गाता है गिरता झरना भी, झरना बनकर गिरा करे कोई। तो ये जो आप प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी गज़लों में, अपनी रचनाओं में व्यक्त करती हैं, उसके पीछे का जो सौंदर्य बोध है, जो एक सलीका है कि कोई वो कलकल की आवाज को किसी और चीज से जोड़ देता है और कोई उनको अपने गजलों में ढाल देता है। इसके पीछे की हकीकत और कहानी क्या है? हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो नेचर से मिलता है। ये जी, प्रकृति हमें इतने इशारे देती है, हमको समझ में आना चाहिए। अगर आप नेगेटिव हैं, आप टूटे हुए हैं, तो आप नेचर को देखिए कि कोई चीज़ टूटती है तो क्या बनता है ना? कोई बिखरता है तो क्या बनता है? जब फूल बिखरता है, जब एक फल पक जाता है और वो फट के नीचे गिरता है तो उसमें से कितने पौधे निकल के आते हैं, ये नेचर ने बताया। तो आप भी अगर अभी भरे हुए हैं, आप थक चुके हैं, आप टूट चुके हैं, तो ज़रूरी है कि आप में से अंदर से कोई चीज़ निकलेगी। आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा गीत गाता है गिरता पानी भी, आप गिर रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, आप बार-बार अ, बार-बार आप में विफलता आ रही है, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप गिरते हुए पानी को देखो, वो भी गिर रहा है नीचे। गीत है ना, गीत गाता है गिरता पानी भी, झरना बनकर गिरा करे कोई। आप गिर भी रहे हो तो गाते-गाते गिरो ना, गिरना तो है ही। आप गाते-गाते गिरो ना, है ना? फूल ही से पता करे कोई, कैसे खुशबू लिखा करे कोई। चारों तरफ फैला दी उसने खुशबू, आप भी खुशबू बन के ऐसे, है ना? और अ, ले गई वो उड़ा के बादल को। है ना? ये बोला है हवा के लिए कि बादल आया था, हवा उसको उड़ाकर ले गई वो उड़ा के बादल को, ऐसे गम को हवा करे गई कोई। आपके पास गम आए हैं तो जैसे बादल उड़ गया ऐसे हवा की तरह उड़ा दो उसको। देवानंद का वो गाना है ना, धुएँ में उड़ाता चला गया, है ना? तो सब जगह मैं जिंदगी एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास। जी। ज़िंदगी का साथ निभाता बहुत चला गया। तो आप ज़िंदगी के साथ चलते चलिए और अपने आस-पास देखिए, नेचर टूट रही है, बिखर रही है, वो उदास भी हो रही है, वो बंजर भी हो रही है, उसमें वापस कोंपलें भी फूट रही है।
तो हमारी जिंदगी में भी यही सब कुछ होता है, बस उसके साथ हमको सामंजस्य बिठाना होता है और थोड़ा सा अपना मॉरल हाई रखना होता है, पॉजिटिविटी रखनी होती बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से। और अपनी गजलों के वे सलीके जिनकी वजह से आप मशहूर हैं, उनके एक खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। है। एक गजल और है जिसका शेर है कि हर कदम कौन अपना होता है, उम्र भर कौन किसका होता है, तेरे जलवों से मेरी महफिल में हादसों का भी खतरा होता है, आईना देख कर करूं बातें, रूबरू तू हमेशा होता है। तो ये जो तीन अलग अलग शेर में तीन अलग अलग पड़ाव, तीन अलग अलग शख्स, या फिर यूं कहें कि एक ही शख्स के तीन अलग अलग आयाम, जो वैसे तो गजल इसीलिए मशहूर है कि वो अपने हर एक शेर में हर अलग अलग बात कहती है। जी तो पहले शेर में आप बोल रही हैं कि हर कदम कौन अपना होता है, उम्र भर कौन किसका होता है, और फिर अगले ही शेर में आप बोल रही हैं कि वो है आपके आसपास, कि तेरे जलवों से मेरी महफिल में हादसों जी का भी खतरा होता है। जी और फिर आ जाता है एक वियोग और एक कि आईना देख कर करूं बातें, रूबरू तू हमेशा होता है। जी तो ये जो सलीका है कि एक प्रश्न फिर जवाब फिर प्रश्न, ये आपने कैसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और इसके पीछे ये का जो रहस्य है। जी ये गजल की खूबसूरती होती है। ये मेरा प्रयास नहीं है, ये गजल की अपनी खूबसूरती होती है। गजल के अंदर आप 5, 7, 9, 11 कितने भी शेर रख सकते हैं और हर शेर अपने आप में एक अलग कहानी है। इंडिपेंडेंट नज्म होती है ना, वो शुरू से लेके आखिर तक एक ही उन्वान पर चलती है, उसमें एक ही पूरा, अगर आपने बीच में कुछ छोड़ दिया तो आपको वो लिंक मिस हो जाएगा, आपको वो पूरी नज्म आपको समझ में नहीं आएगी। नज्म शुरू से लेके आखिर तक एक ही बात कहती है और गजल के अंदर हर शेर अपने आप में पूरी एक कहानी है। अगर आपने 7 शेर कहे हैं तो वहाँ 7 कहानियाँ हैं, आपको समझ में आए तो। वो एक ही ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि आप एक मूड में होते हो या एक मूड में होते हो और आपने सातों शेर उसी मूड में कह दिए तो ऐसे लगता है कि ये एक ही बात कही गई है। लेकिन गज़ल के अंदर सब शेर अपनी अलग-अलग कहानियाँ कहते हैं, अलग-अलग मूड के हो सकते हैं और ये गज़ल की खूबसूरती है। बहुत इसलिए वो सुंदर बोला अलग-अलग आपने। टेम्परामेंट आपको दिख रहे हैं। जी, गजल मैंने जब लिखने का प्रयास किया, मैंने सीखने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया कि गजल कैसे लिखी जाए, तो मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि कोई भी चीज लिखने से पहले अच्छा श्रोता, अच्छा पाठक बनना पड़ता है। तो जी, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो गजल के बारे में बहुत सारे गजलकार मैंने देखे, जिसमें उन्होंने अपने, जैसे अभी आपने बोला कि कई बार एक ही पूरे लतीफ और काफिये पे पूरी गजल लिखी जाती है, एक ही मुद्दे पर पूरी, जैसे नज्म होती है वैसे लिखी जाती है। और नज्में जो होती हैं वो जैसे जैसे हम कविताएं कहते हैं, वो कुछ उस तरीके से रहती हैं कि जिसमें शुरुआत से आखिरी तक किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कोई अभिव्यक्ति की जाती है। आपकी कोई जो प्रतिनिधि नज्म हो, अभी नज्म आपने नाम लिया तो मुझे बहुत मन कर रहा है कि कोई आपकी नज्म मैं सुनूं, क्योंकि गजलें तो मैंने आपकी बहुत सारी पढ़ी, और जी। केशव सर ने भी कुछ गजलें भेजी जो मैंने सुनी, आपकी वीडियोस देखे। मैं कोई नज्म आपकी सुनना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी सुनकर उसको बहुत खुश होंगे देखकर, अगर आप अपनी कोई बेहतरीन नज्म हम लोगों के सामने रखें। जी, सुनाती हूँ मैं आपको। एक जो मैंने सबसे पहले जो नज़्म लिखी थी वो आपको सुनाती हूँ। मुझे पहुँचानी है बात अपनी तुम तक, मुझे पहुँचानी है बात अपनी तुम तक, शब्दों में तुम सुन ही नहीं रहे। शब्दों में तुम सुन ही नहीं रहे, भाव भी समझ नहीं पा रहे मेरी बातों का। तुम्हें आँखें पढ़नी भी तो नहीं आती और वो चाय की प्याली की मिठास भी नहीं महसूस होती तुम्हें, जिसमें शक्कर की जगह मैंने घोला था प्रेम। वो जो हँसी बिखरी थी ना कल तुम्हारी, उसे सहेज कर उठा लाई और टाँक दिया है रात के कांधे पर।
अब देखो तो सही कैसे आसमान पर चांद के कांधे पर लहरा रहा है ये चांदनी का दुपट्टा। इसी चांदनी को बनाकर राख मेरा मौन तुम में गूंजना चाहता है, पर तुम्हें गीत भी तो नहीं भाते। पर तुम्हें गीत भी तो नहीं भाते। ये मन की बारिशें रूह की सौंधी महक से मंद मंद झरते मासूम शब्द मेरे पहुंचाना चाहते हैं बात अपनी तुम तक। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और नज्म की जो परिभाषा मैंने सुनी थी, उसको एकदम सरोकार करती हुई, उसको सच करती हुई, और उसको खुद बोलती हुई एक नज्म कि किस तरीके से मैं पढ़ी जाऊं, कैसे कैसे मैं कही जाऊं, कैसे बातों को अपने रखूंगी और कैसे अपने को बुन पाऊं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने व्यक्त किया। आपने एक और गजल कही थी कि तुमने खुद ही भला दिया होता, तुमने खुद ही भुला दिया होता, किस्सा दिल का मिटा दिया होता, साथ देता जो तू अंधेरों में, हमने दिल भी जला दिया होता। ये जो एक जज्बा होता है, जो मैंने कई लड़कियों से, कई औरतों से इस तरीके की अभिव्यक्ति करती हुई बातें, उनको अगर वे रचनाएं नहीं लिख पाती हैं तो भी वे हमेशा त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहती हैं। और आप तो जिस मिट्टी से आती हैं, वो बलिदान के लिए अपने बेटे तक को न्यौछावर कर देने वाली माएँ वहाँ की रहती हैं। जी। तो ये जो बलिदान का जज़्बा है, जो त्याग का जज़्बा है, इस पर एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आप यदि मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। त्याग पे, बलिदान पे मतलब औरतों के लिए जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस सोसाइटी का अगर बनाए रखने में है तो वो बिल्कुल औरतों का ही है। और घर जो चल रहा है वो औरत चुप रहती है, औरत बहुत कुछ सहती है, और आजकल तो डबल शिफ्ट में काम कर रही है, घर आकर भी काम कर रही है, बाहर भी काम जी, कर रही बिल्कुल। है। तो है ही, मतलब क्या कहूँ, मैंने नज्म लिखी थी एक अ, औरतों के ऊपर, उसके अंदर पूरी तो नज्म मैं नहीं, अभी मुझे याद नहीं है, मैं सुना नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर यही था कि औरतों की दोस्तियां नहीं चलती हैं ज्यादा, वो राई जीरे के तड़कने के साथ तड़क जाती है, वो सिर्फ रिश्तेदारी ही निभाने तक रह जाती है ना। उनके मन की पीड़ाएं, उनके भाव, वो आटा गूंदती हैं जब उसके साथ ही गूंद के छोड़ देती है, और उनकी खुशी सिर्फ फूली हुई रोटी तक रह जाती है। ज्यादातर अभी चीजें बदल रही हैं, अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है, अभी करियर ओरिएंटेड होने लगी हैं औरतें, लेकिन ज्यादातर जो गांव की महिलाएं हैं, या काफी एक एक अच्छा प्रतिशत जो है हिंदुस्तान में आज भी ऐसा ही है कि वो अपनी इच्छाओं को दबाकर जी रही है ना। तो लिखा हुआ बहुत कुछ है, औरतों के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। बिल्कुल, आपकी बातें, आपकी रचनाएँ, आपकी गज़लें, आपके शेर व्यक्त करते हैं, और उनसे जो बातें कही जाती हैं, वे जो असर छोड़ती हैं, वे सामान्य शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति करके किसी से नहीं मिल सकती। एक गजल कही थी जी, मैंने, औरतों के लिए ही देखा जाए तो जी। उनकी जो सिचुएशन होती है सोसाइटी में, घर में, उनके लिए ही कही थी कि सिवाय खुद के किसी पर गुमान थोड़ी है, ये बदन रूह का पुख्ता मकान थोड़ी है, कोई भी रात यहाँ चैन से नहीं गुजरी, कोई भी रात यहाँ चैन से नहीं गुजरी, कमी है नींद की वरना थकान थोड़ी है ना। गजल, लिहाज, रसोई, ये नौकरी, बच्चे। अब हम जैसे लोगों को अगर कोई शौक पाल लिए, आप नौकरी भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, उसके साथ अगर शौक पाल लिए हैं गजल लिखने के, तो गजल, लिहाज, रसोई, ये नौकरी, बच्चे, इस एक जिस्म में अब और जान थोड़ी है ना। गजल, लिहाज, रसोई, ये नौकरी, बच्चे, इस एक जिस्म में अब और जान थोड़ी है, बस एक फूंक में फिर बैठ जाएगा रे, बस एक फूंक में
फिर बैठ जाएगा रेनू, जरा सा दूध है, दिल का उफान थोड़ी है। तो औरतें तो इस तरह से एडजस्ट हो जाती। मुकम्मल है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। और कोई शब्द या कोई भावनाएं इनके ऊपर बोलने के लिए रहेगी नहीं शेष, क्योंकि ये चीजें जो पुरुष भी कई बार कुछ शौक पाल लेते हैं और अपने कार्यों के साथ में उसमें उलझ के रह जाते हैं, और एक महिला जो अपने ऑफिस के कार्य करने के बाद घर पर आती हैं और उनसे ये हमेशा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अब खाना भी बनाएं, बच्चों को भी संभालें और उसके बाद में और भी सारे कार्य वे करें जो एक गृहिणी करती है, जो एक वो महिला करती है जो कहीं नहीं जाती है। ये एक्सपेक्टेशन को लादने के बाद में यह भी अपेक्षा रहती है लोगों की कि खुद को उपेक्षित महसूस ना करे वो। उस दर्द को आपने जो व्यक्त किया उस पर आपका ही एक शेर मैं बोलूंगा कि हिम्मतें हों अगर उड़ानों में फिर तो ये आसमान उसका है। हिम्मतें हों अगर उड़ानों में फिर तो ये आसमान है उसका, और वक्त की मार से वो घायल है, हौसला तो जवान है उसका। एक औरत कभी लाचार नहीं होती, बेबस नहीं होती, वो हमेशा अपनी उस युवावस्था को जीती है जिसमें वे अपने सारे कार्यों को उसी तरीके से करती रहती हैं जैसे वे अपनी युवावस्था में करती हैं, और उन्हीं से अपने सारे सौंदर्य बोध को, सारे कार्यों को उसी संजीदगी के साथ करती रहती हैं। आपका एक और गजल है आपकी कि जान से कोई जाने वाला है, जान से कोई जाने वाला है, इश्क उसका जमाने वाला है। और इसी गजल का आखिरी शेर है कि आंखें रेणु की अब तक आंखें रेणु की अब तो वाकिफ है, एक गम फिर रुलाने वाला है। तो ये जो हमारी जिंदगी है ये हमेशा किसी ना किसी मोड़ पर हमको ऐसे लाके छोड़ती है जब हम भावुक हो जाते हैं। आप अपने जीवन के किसी भावुक पल को, किसी ऐसे वाकये को व्यक्त करना चाहें जब आपको वाकई लगा हो कि आंखें नम हो रही हैं और आपने अपने आप को संभाला हो और अपने जीवन को उसी तरीके से एक और नेक रास्ते पर, ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया हो। बहुत बहुत सारे वाकये आए इस एज तक आते आते, बहुत सारे थे। परिवार को छोड़कर, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब यहाँ आई, ससुराल में आई, हस्बैंड की जॉब बाहर है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं जॉब के सिलसिले में। तो उनका जो ये आना जाना लगा रहा, तो वो हर बार जो जाना होता है, उनका आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो जाना आना लगा रहता है, वो बहुत सारे पल, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत, जब आपको जरूरत होती है बच्चे के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, और आपको मालूम है आप अकेले हो, आपके हस्बैंड अब जाएंगे, आपको अकेले सब मैनेज करना है, तो वो जो बेबसी वाला वक्त होता है उस समय भी ऐसा लगता है। आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, आप उनको सहेज के समेट के अपने पास रखना चाहते हो लेकिन नहीं रख पाते, उनको भेजना पड़ता है। वो भी सब भावुक वाले ही पल हैं। मैंने एक दोहा लिखा था, मेरी बेटी जो पहली बार बाहर गई थी पढ़ने के लिए, फिर आवे बावरी, फिर आवे बावरी करे नीड़ की टोह, फिर आवे बावरी करे नीड़ की टोह, पर आए पंछी गए छूटत नाही मोह। मतलब बार बार आके घोंसले को देखती है कि मेरा बच्चा यहाँ होगा, बच्चा उड़ गया है। तो क्या है कि वो पहली बार जब मेरी बेटी बाहर गई थी, जब मैंने ये दोहा लिखा था, तो ये सिलसिले तो रोज चलते हैं घर में ना, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बहुत कुछ चीजें अकेले झेलनी पड़ती है। आपके पास आपके बच्चे नहीं है या हस्बैंड पास में नहीं है, तो अकेले बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है। तभी हम ये सब कुछ लिखने का और इन सब चीजों का सहारा लेते हैं कि हमारी चीजें हम इस बहाने से बाहर निकाल। आपने एक दोहे की एक दो तीन शब्दों में एक पूरी पुस्तक लिख दी, पर आए पंछी गए। जी। ये बात ऐसी है कि अगर कोई सोचे और इस पर विचार करे तो जैसे बिहारी के दोहे हैं उसी तरीके से इन एक दोहे के इन दो तीन शब्दों से एक पूरी पुस्तक या फिर कोई थेसिस लिखी जा सकती है कि पर आए पंछी गए। हम हमेशा पालते हैं अपने बच्चों को, उनको बड़ा करते हैं, या फिर कोई पंछी ही पालते हैं और जैसे ही उसके पंख आते हैं वो उड़ जाता है। उड़ जाता है। ये आपने
मुझे उस एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि जब हम पुरुष हैं, केशव सर भी पुरुष हैं, ये जी हम लोग तो जाते हैं विदा करके, लेकर चले के आते हैं विदा करा के। जी आप लोगों के लिए अपनी बेटियों को विदा करना या बेटी के रूप में उस घर को छोड़ना, जी जब ये कहते हैं कि अभी तो तुम बड़ी हो गई हो, और जब ये होता हाँ है कि जैसे आपने कहा कि पर आए पंछी गए, तो जैसे ही उनके पर निकलते हैं, जैसे वो बड़े हाँ होते हैं, तो वे अपने वो उस आशियाने को छोड़ देते हैं। उस कष्ट को किसी रचना में आपने व्यक्त किया हो, और यदि वो पंक्तियां आपको याद आती हो, तो मैं और भावुक होना चाहता हूँ और उसमें डूबना चाहता हूँ। जैसा आपने बोला कि पर आए पंछी गए, मैं सबसे बिल्कुल अच्छी सोच ही नहीं यही सकता, लगता कुछ बोल है। नहीं पा सकता हूँ कि क्या बोलूँ इस पर। और ये बात मेरे दिमाग में सालों तक गूंजती रहेगी कि पर आए पंछी गए, ये शब्दों का एक जाल है, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है कहिए, कि जिसने सुना होगा और जो सुनेगा इस वीडियो के माध्यम से, और सोचने वाले जो व्यक्ति होंगे, वो ज़रूर सोचेंगे कि पर आए पंछी गए। और मैं पूरे दोहे को और पूरी आपके आज के वार्तालाप के अनेक बिंदुओं को विस्तृत करने के लिए अगर कोई एक शब्द, एक वाकया चुनूँगा, तो ये भाग रहेगा, जो आज आपने बोला। मुझे नहीं पता है कि उस समय लोगों को कहा जाता है कि सरस्वती जी विराजमान होती हैं कवियों की जुबान पर। मुझे लगता है उस समय आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में माँ सरस्वती विराजमान हुई होंगी, और उन्होंने ये शब्द आपके जुबान पर, आपकी लेखनी से लाया होगा। यदि बिल्कुल आप अपने जो ये विचार हैं उस पर कुछ और कोई अपनी प्रतिनिधि रचनाएं बोलना चाहें, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। तो ये अपने आप में ही एक बहुत वैसी रचना है। अब मैं इसका तो क्या बताऊं। बहुत कुछ रचनाएं ऐसी लिखी हुई हैं जो कभी बच्चों के लिए, कभी अपने सखी सहेलियों के लिए या किसी के लिए भी लिखी गई थी। तो बहुत कुछ है लिखा हुआ तो। जी बिल्कुल, अगर कोई एक रचना जो ये पर आए पंछी गए इन शब्दों से मेल खाती हूँ, और जो आपको मन में आ रहा हो कि इस पर मुझे ये बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो एक पूरा अथाह सागर है, और मैं उसमें से एक बूंद की कामना कर रहा हूँ, तो उसमें ढूंढना आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होगा और बहुत मेहनत वाला होगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको परेशान करने का, और मैं चाहूंगा कि अगर आप सुनाएं तो मैं अपने आप को बहुत एक तरीके से कृतज्ञ समझूंगा कि आप उन बातों से अपने मान बढ़ा रही हैं इस मंच। एक गजल सुनाती हूँ। जी स्वागत। तेरा ही जिक्र लाया जा रहा है, तेरा ही जिक्र लाया जा रहा है, मुझे फिर आजमाया जा रहा है। तेरा ही जिक्र लाया जा रहा है, मुझे फिर आजमाया जा रहा है। दिखाकर दश्त की वीरानियों को, दिखाकर दश्त की वीरानियों को मोहब्बत को डराया जा रहा है। दिखाकर दश्त की वीरानियों को मोहब्बत को डराया जा रहा है। वही एक आदमी था उन सभी में, वही एक आदमी था उन सभी में, जिसे पागल बताया जा रहा है। वही एक आदमी था उन सभी में, जिसे पागल बताया जा रहा है। जिसके राग सारे बेसुरे थे, वो जिसके राग सारे बेसुरे थे, वो नगमा मिल के गाया जा रहा है। वो जिसके राग सारे बेसुरे थे, वो नगमा मिल के गाया जा रहा है। बहुत मासूम थी ये दिल की दुनिया, बहुत मासूम थी ये दिल की दुनिया, इसे क्या क्या पढ़ाया जा रहा। बहुत मासूम थी ये दिल की दुनिया, इसे क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इन्हीं जख्मों से है शब मेरी रोशन, इन्हीं जख्मों से है शब मेरी रोशन। ये क्यों मरहम लगाया जा रहा, ये क्यों मरहम लगाया जा रहा। गजलें मतलब है, मैं दोहे का तो मुझे खुद को भी ध्यान नहीं था कि मैं आपसे जिक्र करूंगी, क्या बात चली तो निकल कर आए। दोहे मैंने कुछ एक लिख के रखे हैं। जैसे दोहे क्या होता है कि मैं बहुत इंस्टेंट कुछ ऐसा कुछ फील होता है, और तो मैं लिख देती हूँ। जैसे होली पे मैंने लिखा था, और कुछ पर्टिकुलर ऐसे, जैसे अब आंधी, ये आंधी का मौसम आ रहा है अब आगे ना, तो हम लोग रोज काम करते हैं, रोज आंधियां आती हैं। तो
उसपे लिखा था जोधाने में आजकल आंधी बनी बवाल। जोधाने में आजकल, जोधाना समझ लो या राजस्थान के, जी, जोधाने में बिल्कुल। आजकल आंधी बनी बवाल, धोए-धोए के आँगना काया हुई निढाल। तो रोज़ हम लोगों का ये दुःख है एक, तो इसी के ऊपर एक मैंने अ, नज़्म भी लिखी थी आंधी के ऊपर। का नज़्म का उन्वान है यादें। रात जी, भर तुम्हारी यादों की आंधियाँ चलती रही, रात भर तुम्हारी यादों की आंधियाँ चलती रही, सुबह मेरे कमरे के हर एक सतह पर एक झीनी परत थी, जो कह रही थी कि तुम हर जगह मौजूद हो। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें भूल नहीं पाऊँगी। अब कमरे की एक-एक चीज़ को यथार्थ से पहुँचकर पूरा दिन यथास्थान रखने में पूरा दिन निकल जाएगा। अब कमरे की एक-एक चीज़ को यथार्थ से पहुँचकर यथास्थान रखने में पूरा दिन निकल जाएगा और रात होते-होते फिर ये आँधियाँ आएँगी और मेरे दिन और रात में अब सिर्फ़ तुम ही। बहुत खूबसूरत। ये आँधियों की धूल से भी अपने नज़्मों का उन्माद बना लेना जी, एक खूबसूरत कारीगरी है और शुक्रिया। ये महारत बहुत ही जतन और बहुत ही परिश्रम से हासिल होती है। मैं आपको आपकी इस मेहनत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि शुक्रिया। आपने वो प्रयास किए और अपने आप को इस तरीके से ढाला कि आप इन एक-एक आयामों पर अपनी नज़्में, अपनी ग़ज़लें लिख सकें। आपने एक गज़ल लिखा, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ख्वाब की जी। भी नहीं ज़रूरत। यदि आपकी ये तो गज़ल है, लेकिन आप अपने जीवन में या फिर अपने ज़िंदगी में ख्वाबों का कितना रोल देखती हैं? किस तरीके से देखती हैं? ख्वाब कितने ज़रूरी हैं किसी की भी ज़िंदगी के लिए? ख्वाब सबकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो आँखें खोल कर देखने चाहिए, बंद आँखों से नहीं। जी, बहुत खूबसूरती से आपने एक लाइन में इतनी बड़ी बात बोली। और एक और गज़ल है आपकी, देख कर होती है ये हैरानी, देख कर होती है ये हैरानी, इस शहर में है कैसी वीरानी, तितलियाँ, फूल और शबा गुलशन, सब पे रखते हैं अब तो निगरानी। ये जो निगरानी है, ये जो हर चीज़ को बाँधने की एक कोशिश है, इसको जी। आप समाज के लिए और जो आयाम है उसके लिए कितना अच्छा मानती हैं और किस तरीके से देखती हैं? जैसे मैंने पहले बोला कि निगरानी या नोटिस करना या कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर को इसलिए कि उससे हमें सीखने को मिलता है और सोसाइटी को इसलिए कि ताकि हम सोसाइटी को, खुद को, सबको एक डिसिप्लिन में रख सकें। है ना? तो निगरानी रखनी तो सब पे ज़रूरी है। बच्चों पे, बड़ों पे, खुद की आदतों पे, नेचर पे, सब पे निगरानी रखनी ज़रूरी है। हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी एक नज़्म है मेरी, मेरे सामने आ गई अभी तो सोचा जी, आपको सुना बिल्कुल। देती हूँ। हम जी, क्योंकि रेगिस्तान के रहने वाले लोग हैं, हमारे आस-पास कैक्टस ही होता है, तो हम कैक्टस को ही देखते हैं। तो जी, मेरी नज़्म जो है उसका उन्वान है कैक्टस। जब होती होंगी कम-कम बारिश, जब होती होंगी कम-कम बारिशें, जब प्रचंड तेज़ हवाएँ भी बताती होंगी अपनी ताकत, जब प्रतीक्षाएँ हो जाएँ बंजर टीले पर बोलती एक अकेली गौरैया, उस अथाह तपते रेगिस्तान में अकेली तो होंगी, पर तुम अपनी नमी को बचाए रखना। प्रेम में मिली उपेक्षाओं को बना लेना अपने चारों तरफ के कांटे। ये कांटे ही बचा जाएंगे तुम्हारा हरापन। प्रेम बचाने के लिए रेगिस्तान में होना होगा तुम्हें कैक्टस। तो जो बहुत कुछ खूबसूरत। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत कड़वे होते हैं या बहुत बोली उनकी नुकीली होती है, तो उनके अंदर भी जी, हरापन होता है। वो कुछ उस हरेपन को बचाने के लिए कैक्टस बने होते जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर के कुछ लोग, कुछ बुजुर्गों की अक्सर ये शिकायत बुजुर्गों से लोगों की रहती है कि ये हमेशा उल्टा बोलते हैं, हमेशा डाँट देते हैं हैं। और लेकिन हमें उनके
जो मार्गदर्शन है, उनके जो राह दिखाने का तरीका वो बुरा लग सकता है, पर उनका कभी भी औचित्य बुरा नहीं होता, नहीं उनकी होता, सोच बुरी नहीं होती। नहीं होती। तो आपने है ना? एक और गजल लिखी, मैं लिखूं क्या मुझे सूझता ही नहीं। ऐसा विचार आपके मन में कभी आया कि आप लिखने बैठी हो? कई बार तो हमको विचार पहले आते हैं, फिर हम लिखने के लिए तत्पर होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप सोच कर बैठी हो लिखने के लिए, आज बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपके मन में वो उस स्तर के विचार ना आ रहे हों जिनको आप हाँ, अपनी रचनाओं में बांध कर खुद को एक गौरवान्वित महसूस करती हैं? रोज आता है, मतलब रोज हम सोचते हैं कुछ लिखेंगे, कुछ दिखता है और मन करता है लिखने का कि इस पे ये कुछ इंसिडेंट हुआ है या ये मन को कुछ फील हुआ है और इस पे कुछ लिखना है और नहीं लिखा जाता है। तो कई बार तो हम उसको कहीं अटका के छोड़ देते हैं कि कभी लिखेंगे, और कभी हम वो हमारे दिमाग से और सब जगह से स्मृति से भी हट जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं कि हम लिखेंगे और नहीं लिख पाते। तो उसके ऊपर भी मैंने एक लिखा था कि जाने क्यों मुझसे कुछ नहीं बनता, जाने क्यों मुझसे कुछ नहीं बनता, जाने क्यों कोई हुनर याद नहीं। जाने क्यों मुझसे कुछ नहीं बनता, जाने क्यों कोई हुनर याद नहीं, घुप अंधेरों में पड़ी है दुनिया, घुप अंधेरों में पड़ी है दुनिया और उन्वान शहर याद नहीं। जान देने तो सभी निकले थे, जान देने तो सभी निकले थे, किस हथेली पे था सर याद नहीं। कई बहुत बार सुंदर, होता बहुत सुंदर, होता बहुत ही है। ज्यादा एक जो सोचने पर मजबूर करती हैं वो पंक्तियां आपकी हर एक गजलों में, नज्मों में, और दोहे जो कि एक अलग तरीके का कहन है, उसमें भी जी, इतना कम सुंदर। लिखे हैं, कम लिखे हैं बहुत, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही कि सिर्फ लिखना है तो लिखना है ऐसा करके मैं नहीं लिखना चाहती हूँ। तो बहुत कम लिखे हैं दोहे भी, और राजस्थानी में जो कुछ मेरी जो लिखी हुई हैं चीज़ें वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिखती हूँ मैं। तो वो कम है, गज़लें ही थोड़ी-सी ज़्यादा हैं। तो एक दोहा मैंने लिखा था कि बैठी तेरे द्वार पर कब से माथा टेक, बैठी तेरे द्वार पर कब से माथा टेक, साँझ हो गई सांवरे अब तो मुझको देख। बहुत सुंदर। आपने अपने दोस्तों के लिए एक, या फिर हो सकता है किसी और के दोस्तों को देख कर ये लिखा हो शेर कि वक्त ये भी हम ही पे आना था, दोस्तों को खुदा जो माना था। तो कई बार हमको ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है, इसको तो मैंने अपने तरफ से बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और इसने जी, जो कुछ मुझसे अपेक्षा की उसको पूरा किया। लेकिन जी, जब भी कभी कुछ मुझे पाना हुआ या फिर कभी मेरी कोई हेल्प करनी हुई, उस समय पर ये व्यक्ति पीछे हट गया, या फिर मुझे बहुत दुख होता ये मानकर कि मैंने तो इसको खुदा माना था और ये हाँ। हर कदम बस केवल जख्म देने के लिए हमारे साथ रहा। मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत मिलते हैं और सिखा के जाते हैं जी बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, पहले दीवार थी वही मुश्किल, अब वही रास्ता दिखाती है। ऐसे लोग भी मिलते हैं। आज पढ़ते हुए ये शेर मैंने पढ़ा था आपका, जो अभी आपने कहा, बहुत सुंदर शेर है, पूरी गजल बहुत अच्छी है। आपने इस बातचीत के शुरुआत में कहा कि चूंकि आप डायरेक्ट बोलने से बचती हैं और हम सबको थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है, क्योंकि आजकल सरकारें अपने कार्यों से ज्यादा सामने वाले से जो उठती हैं प्रश्न, उससे विक्षुब्ध हो जाती है। अखबारों की जो स्थिति है, जो न्यूज चैनलों की स्थिति है, जो थोड़ा सा भी जागरूक लोग हैं, वे जब उनकी स्थिति को देखते हैं और एक सच्ची पत्रकारिता, एक सच्चे राजधर्म को देखते हैं, तो वो कुछ आपके गजल के उन शेरों की तरह ही वो बोलते हैं कि बेच दी स्याही जमीरों के खरीदारों को, बेच दी स्याही जमीरों के खरीदारों को, अब शहर, अब खबर शहर की बोलो वो लिखेगा कैसे, अगर ना होगी कोई चटखार तेरी बातों में, कल का अखबार वाला फिर से बिकेगा कैसे।
तो ये जो अखबारों में बदलाव आया है कि वह खबरों से ज्यादा चटकार और एक मतलब कोई बॉलीवुड में कपड़ा चेंज करता है तो उसकी खबर छप जाती है, और अपने शहर के बगल में मर्डर हो जाता है, बहुत बड़ी घटना घट जाती है, उसकी कोई बात तक नहीं छपती। तो ये जो चटकार है, ये जो इस पर जो आपने कटाक्ष किया है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और हम साहित्यकारों को इसी तरीके से अपनी बातें रखनी चाहिए। आपको कोई ऐसा वाकया याद आता हो कि जब आपको ऐसा लगा हो, या फिर किसी ऐसी घटना को ही देखकर आपने लिखा हो कि जब कोई एक बहुत बड़ी खबर हो उसको दबाकर किसी ऐसी चीज को हाइक दिया गया हो जिसका कोई जरूरत ही नहीं था, जिसकी कोई मौलिक भूमिका ही नहीं थी? बहुत कुछ होता है ना, मतलब अभी तो पॉलिटिक्स में चल ही यही सब कुछ रहा है, इसलिए मैंने बोला शुरू में कि मैं पॉलिटिक्स की बातों से दूर ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि जी नहीं, आप बिल्कुल, बहुत सही। इसमें यही चलता है ना, उसमें यही चलता है कि एक चीज़ को आपने खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया, फिर लगा कि इससे बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया है या चीज़ें अब हम पर हावी हो रही है, तो उन्होंने उसको दबाने के लिए दूसरी चीज़ को ऊपर बढ़ा दी, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हम रोज़ ही देख रहे हैं, रोज़ हो रहा है। आप हर हर 8वें 10वें दिन आप चीज़ों को देख सकते हो कि कोई केस था, वो बहुत ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया? सब ऐसे स्तब्ध बैठे देख रहे थे कि इसका क्या फैसला आएगा, क्या होगा? और अचानक से चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से केसेज़ हैं। जी, बिल्कुल, आपने बोलने से बचती हैं, मैं प्रयास करता हूँ। जैसे कि जी। सुशांत सिंह राजपूत का केस था, और उस समय की मीडिया ने उस कोविड के समय में वो तांडव किया और ऐसे हालात बना दिए कि जैसे लग रहा था कि लोग मिल जाएं तो एक जो तथाकथित उनकी पुरानी महिला मित्र थी उनको तो मार ही डालते, और बाद में सीबीआई जांच के बाद अभी हाल ही में उसका नतीजा आया, कुछ नहीं मिला और वो आत्महत्या का केस निकला। तो अच्छी बात है, अब हमें अभी भी बचना भी कुछ चाहिए नहीं हम। मालूम है ना, मतलब हम भी अभी भी हम मीडिया की ही जो जो बातें हम तक आ रही हैं, हम अभी भी एक्चुअल बात क्या है, हम किसी को कुछ नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। अभी जी, भी जो मीडिया बोल रही है, आप वही मान रहे हैं। पहले भी आप वही मान रहे थे जो टीवी बोल रहा था। एक्चुअल स्टोरी तो सिर्फ जो उनके बिल्कुल आस-पास के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को पता है। उनको ही तो पता ना है। हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ना हमें पता चल रही है। तो लोगों ने बहुत कयास लगाए और सब पता नहीं, मतलब नहीं जी डिस्कस बिल्कुल, करना मैं चाहती। समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। अभी मैंने आपसे ढेर सारे सवाल किए, और आपकी गजल का एक मक्ता है जो पहला शेर शेर है कि लोग जीना मुहाल करते हैं, बेतुके से सवाल करते हैं। तो आज मेरे प्रश्नों में कई प्रश्न आपको ऐसे लगे होंगे जो आपको ये गजल का ये शेर याद दिला रहे होंगे। तो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जिसने आपको मतलब ऐसा एक दिमाग में ऐसा झंझनाहट लाया हो कि ये कौन सा प्रश्न है, ऐसा कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? कभी आपके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? ज़्यादा जैसे आपने देखा कि मैं घुमा-फिरा के आंसर दे देती हूँ, तो मैं ऐसे दे देती हूँ आंसर, मतलब ऐसा कुछ जी, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। ये एक कला है किसी ने जो इसको फँसने से उलझाया नहीं अभी बचाती है। तक। जी, बिल्कुल। मुझे सिर्फ जिस तरह से आपने जो अभी ज़िक्र किया था कि कोई मुद्दा जो बहुत उछला हुआ हो या कोई बहुत अभी चल रहा हो, उस पे कोई बात करता है तो वो मुझे ज़रूर थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है और मैं उससे बचने की कोशिश करती हूँ या उसमें उलझने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं बच के निकलना चाहती हूँ कुछ ऐसी बातों से। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, प्रश्न कोई डिस्टर्ब ये तो अपना जो बोध है, जो एक इंटेलेक्चुअलशिप है, उसकी वजह से लोगों के मन में रहता है, और वो हमारे दिमाग और मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या बुरा लग सकता है। अगर हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, सोचने की शक्ति नहीं होती है, तो कई बार हम विवश हो जाते हैं और हमें चिड़चिड़ापन आता है। ये आपकी महानता है कि आप विचलित नहीं होती हैं। आपने एक गज़ल का शेर कहा कि दिल के दरवाज़े पे नज़र रखिए, कौन आता है ये खबर रखिए। ये आप किस तरीके से लोगों को चेता रही हैं, एक उनको चेतावनी दे रही हैं कि हमेशा अपने आप को तैयार रखिए कि कौन आ रहा है आपके पास, और हुँ, वो आपके साथ क्या कर सकता है। ये किस तरीके जी। का एक संदेश है, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहें आप? आपकी संगत आपकी खुद की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है।
आप किस तरह के लोगों से बैठते हैं, उठते बैठते हैं, घिरे हुए हैं, मिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि आप क्या हैं। हालाँकि अ, कमल कीचड़ में ही खिलता है या ये दूसरी बातें हैं, ये ठीक है, मतलब कुछ एक पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर संगत असर नहीं करती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपकी संगत जो है वो तो कौन आता है ये खबर है। ऐसा ना हो कि कोई आपके आस-पास ऐसा इंसान हो जो आपको नेगेटिविटी में डाल दे या जी, आपको मिसयूज़ करे या आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें मतलब इस तरह से ही कुछ ये शेर कहा गया है और दूसरा था कि पाँव बिल्कुल नहीं जलेंगे फिर। पाँव बिल्कुल नहीं जलेंगे फिर, धूप के सामने शजर रखी। साइंस की टीचर हूँ ना, तो कि जी, शैडो पड़ेगी तो आपको छाया मिलेगी। तो साइंटिफिकली और इमोशनली भी ऐसा एक पेड़ अपने साथ रखिए जो आपको छाया देता रहे ना। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ लिखा जी, है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उस गज़ल के और शेर को आगे बढ़ाया। फिर से मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ पर आपने कहा था कि पर निकल आए हैं। वहाँ पर एक फिर से बेटी के बारे में आपने एक गज़ल लिखी कि क्या कहूँ कितनी भली है बेटी, कद में बेटे से बड़ी है बेटी, कौन जी। इसको गिरा सकता है यहाँ, अपने पैरों पे खड़ी है बेटी। रोज आई है सुनामी की लहरें, रोज तूफान से लड़ी है बेटी। उन रिवाजों को जला देंगे हम जिन रिवाजों से मरी है बेटी। आज फिर आसमां झुक जाएगा, आज फिर जिद पे अड़ी है बेटी। मुझे एक घटना याद आती है सत्यवान और सावित्री की। मुझे एक घटना आती है अभी जल्द में घटित हुई कल्पना चावला की। मुझे अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब महिलाओं ने कई ऐसे क्षण बनाए अपने जीवन में जहां पर उन्होंने उदाहरण पेश किए और ऐसे उदाहरण पेश किए जहां पर कोई पुरुष या कोई व्यक्ति उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता था। आपने बेटियों के लिए लिखा कि मैं उन रस्मों को खत्म करना चाहती हूँ। आप अभी भी जानती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या अभी भी कई प्रांतों में कई स्थानों पर एक कड़वी हकीकत है। उसको भुला नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते अपने दिमाग से, क्योंकि ये हकीकत है। उसके बारे में आपका संदेश क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं उन अभी तक भटके हुए या फिर कहूँ कि बिगड़े हुए लोगों के लिए जो अभी भी उन सुधरना नहीं चाहते हैं? लड़कियों की इन ऊंचाइयों, इन बुलंदियों को प्राप्त करते हुए देखने के बाद में भी अभी भी वो लड़के की कामना करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? संदेश बस यही है कि अब तो हर जगह यही बात कही जा रही है कि जब तक लड़की नहीं होगी तो लड़के भी कैसे हों, है ना? तो बैलेंस तो आधी आबादी मतलब दोनों मिलकर बना रहे हैं ना। नेचर ने तो दोनों दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ लड़के ही लड़के की कामना करेंगी और बहुत सारे तो राजस्थान में बहुत सारे अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं जहाँ लड़कियां कम हैं, रेशो लड़कों का ज्यादा हो गया है। तो अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पूछिए कि लड़कियों की कीमत क्या है? अब वो बिल्कुल, तरस रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि लड़कियाँ होनी चाहिए। तो ये सिर्फ़ एक मेंटल ब्लॉक है अब, आज की डेट में सोसाइटी का या जो पुराना एक अब जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं वो ऐसा नहीं सोच रही। जी बिल्कुल, अब लोगों को मालूम है, अब जो जनरेशन्स आ रही हैं आगे, उनको लड़के-लड़की में फ़र्क इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, सुनीता विलियम्स ने प्रूव कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सुनीता विलियम्स क्यों खेत में काम करने वाली औरत भी रोज़ प्रूव कर रही है। आदमी सिर्फ़ खेत में काम करता है और आके आराम करता है, खा के सो जाता है। औरत जाती है, सुबह खाना बना के जाती है, खेत में काम करती है, वापस आके खाना बनाती है ना? तो औरत गाँव में रह रही है, तो भी वो डबल काम कर रही है, वो शहर में रह रही है, तो भी वो डबल काम कर रही है। तो औरत तो रोज़ खुद को प्रूव कर रही है और ये बता रही है मेरे बिना काम नहीं चलेगा। और अब तो अ, ये चीज़ें डेटा में भी आनी स्टार्ट हो गई है कि औरत के बिना अब कमी दिखनी शुरू हो गई है। तो वो जो बिल्कुल, बिल्कुल। पहले एक जो था कि लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए या अ मतलब जो एक गर्ल्स को लेके जो चीज़ें थी, अब वो कम होती जा रही हैं, खत्म हो रही हैं धीरे-धीरे। गाँवों में भी लोगों को समझ में आ रहा है।
अब दूसरी तरह की चीजें आ रही हैं कि जो लड़के हैं वो बिगड़ रहे हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गलत रास्तों पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तो आपने। अब जो नेक्स्ट जो अब चीजें जो आ रही हैं ना कि लड़कों को कैसे संभाला जाए। अब जो नेक्स्ट सोसाइटी के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जितने नशे, जितनी गलत आदतें और जिस तरह की अब ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर चल रही है, चाहे वो अ, कुछ गलत तरह के नशे हैं, चाहे समलैंगिकता है या कुछ भी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं ऐसे जो अब आगे आके खड़े हो रहे हैं। ये तो पीछे छूट गया आप लड़के-लड़कियों का। तो चीज़ें अब आगे बहुत निकल गई हैं इससे और लोगों को अब समझ में आने लगा है कि हाँ, लड़कियों की भी ज़रूरत है, आपको बैलेंस्ड रहोगे तो नेचर आपका साथ देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। जी, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात आपने रखी। अभी इस वार्तालाप के आखिरी चरण में एक नया प्रयोग चालू किया है मैंने, जिसमें अगर आप चाहें तो कवियों का जो एक तुलनात्मक आपकी नज़र में जो उनकी रचनाओं की वजह से या उनके प्रयासों की वजह से उनकी जो ऊँचाइयाँ हैं, उनके अनुसार आपको 2-2 नाम दिए जाएँगे और उसमें से आपको एक चुनना है और जब आखिरी नाम तक आप पहुँचेंगी वहाँ तक चलते तो मैं पहले महिला कवयित्री से शुरू करता हूँ। एक अंजुम रहबर हैं और अनामिका जैन अंबर। आपको अंजुम दोनों में रहबर। से किसी एक का अंजुम रहबर या फिर कुमार विश्वास। साहित्य के क्षेत्र में तो अंजुम रहबर ने दी है और पब्लिक के लिए अगर देखा जाए कि कौन ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर सका है या अपनी बात पहुँचाने में सक्षम है, तो वो कुमार विश्वास। मतलब तो अगर आपने आप एक लाइन कुमार विश्वास बोलेंगे और एक लाइन अंजुम रहबर बोलेगी तो नो डाउट कुमार विश्वास ने जो बोला है वो लोगों के दिल तक ज़्यादा पहुँचता है। तो आप इन दोनों में से किसका नाम चुनेंगी? सारे आयामों को एक साथ रखकर अगर दोनों में से किसी एक नाम को चुनना हो तो किसको चुनेंगी? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। अगेन महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी चौहान और मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपने लाकर ऐसे पड़ाव पर छोड़ा है जो इतिहास और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय थे। फिर भी मैं हाँ, प्रयास करूंगा आगे बढ़ने का। भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद। चलिए यहीं पर अंत करते हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो भावनाएं थी और जो अभिव्यक्ति थी बहुत ही खूबसूरत थी। अभिव्यक्ति और उनका जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि एक आम आदमी उसको बहुत सहजता से समझ सकता है, मतलब समझता है और उनका उन्हीं का लिखा हुआ लगता है। मुंशी प्रेमचंद आम आदमी का लेखक है और लेखक वही अच्छा होता है जो रिक्शे वाले को भी कनेक्ट करता हो और बंगले में बैठे वाले को भी कनेक्ट। मुंशी प्रेमचंद की कोई एक ऐसी रचना, कोई उपन्यास या कोई कहानी जो आपके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हो और जिसे पढ़कर आपको लगता हो कि इस तरीके से किसी ने कहा नहीं आज तक, इस तरीके से किसी ने लिखा नहीं आज तक? हाँ, बहुत सारी है ना, मतलब कहानियां तो है ही उनकी, सभी मुझे तो सभी अच्छी लगती है और क्योंकि मैं नहीं लिखती हूँ गद्य तो मैं कोई बहुत ज्यादा उनको क्लासिफाई नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैंने जो पढ़ी है मुझे सभी अच्छी लगी। और बहुत शुक्रिया। मंटो को आप पढ़ के देखिए, मंटो भी बहुत अच्छा। जी, मैंने पढ़ी हुई है उनकी उनके उपन्यास, 1 या 2 उपन्यास पढ़े हैं। गोदान पढ़ा है मैंने और मैंने पूस की रात जो उनकी एक कहानी है वो पढ़ी है। वो भी बहुत अच्छी। इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं मैंने, सारे नाम तो नहीं याद है, पर बहुत चिमटा। सुंदर तरीके से हाँ, हाँ, वो भी अच्छी है। जी, बहुत सुंदर तरीके से वो लिखते थे और ऐसे लेखक जो आज के कवि और साहित्यकार तो बहुत अच्छे तरीके से जी लेते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो पुराने शिक्षक होते थे उनकी स्थिति और पुराने साहित्यकारों की स्थिति एक समान होती थी। ये दोनों हमेशा फटे कपड़े में दिखते थे और समाज में सम्मान तो बहुत मिलता था, लेकिन जीवन जीने का आयाम नहीं मिलता था। तो इस तरीके से आपसे जो मिलना हुआ, आपसे जो आज की वार्तालाप थी, आपसे जो विचारों का आदान-प्रदान हुआ, साहित्य का आदान-प्रदान हुआ, बहुत अच्छा रहा। मैं चाहूँगा कि इसको सुनने वाले, इसको देखने वाले लोग अपने आप को साहित्य से जोड़ने की तरफ, समाज में अच्छे विचार लाने की तरफ, यदि कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करें तो इसमें आपका जो योगदान होगा, आपकी जो वार्ता होगी वो सार्थक होगी
और आपने सत्य साहित्य गंगा को और मुझे जो अपना ये अमूल्य समय दिया, अपने दैनिक जीवन को, साहित्यिक जीवन को एक तरीके से व्यय किया यहाँ पर आकर और उससे इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपसे फिर मिलूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप इस मंच पर अपने एकल काव्य पाठ में जुड़े। आपने बहुत मान बढ़ाया, बहुत बड़े बड़े शब्द बोले मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं, छोटा सा काम कर रही हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, इस मंच पर मुझे यहाँ बुलाया और इतने प्यार से मुझसे बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, आगे भी जुड़ी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मैम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय